हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग क्लास 9th का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं और हम लोगों ने लगभग अराउंड 8 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं फॉर क्लास 9th एंड चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज का जो क्लास है उस क्लास में बेसिकली हम फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फार्मूला क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे एंड ये भी जानेंगे कि किसी कंपाउंड के फार्मूले को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैसे हम किसी कंपाउंड के फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है मैं लिख रहा हूँ वो है व्हाट इज फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला आज का हमारा जो टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लिखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फॉर्मूले का बेसिकली सेंस क्या है। तो देखो, फॉर्मूले का मतलब होता है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोलते हैं बेटा? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ all compound सॉरी all elements लिखोगे। all elements all elements in given compound है ना। मतलब किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उनको बोलते हैं बेटा हम लोग फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फॉर्मूले की बात करूंगा। तो फॉर्मूला बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। और दूसरे को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर क्लास 9 सिलेबस इसकी कोई डिस्कशन नहीं है, यही हमारे सिलेबस में है। तो मैं पूछूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपको बोलना है द फॉर्मूला in which atoms of elements are in actual ratio, है ना। मतलब बहुत ही अच्छी बात इसमें हमने ये बताया है कि किसी कंपाउंड की वो फार्मूला जिसमें एटम्स एक एक्चुअल रेशियो में हो तो उनको हम बोलेंगे क्या बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल से क्या मतलब है भैया? भाई एक्चुअल का मतलब एग्जैक्ट से भी कह सकते हैं। एक्चुअल का मतलब हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्ट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एग्जैक्ट क्या है मैं उसको समझाने की आपको कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहूं कि इथेन है भैया, C2H6 होता है। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास एसिटिलीन है, C2H2 होता है। या हम कहें इथीन है, C2H4 होता है। या हम कहें बेंजीन है, 6,6H6 होता है। तो आप देखोगे इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6। इसमें भी कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पे कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी क्या है बेटा? 6 है। तो ये एग्जैक्टली जितने एटम्स हैं उन्हीं रेशियो में ये एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ क्या है? 2:6। यहाँ क्या है? मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। यहाँ क्या है? 2:6। यहाँ पे क्या है? 2:2। यहाँ पे क्या है? 2:4। यहाँ पे क्या है? 6:6। दैट मीन्स आपको ये दिख रहा होगा कि जिन रेशियो में कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं वही रेशियो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, इसलिए क्या है? सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या हम इसको सिंपल भी बना सकते हैं? एग्जैक्टली अगर हम इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखें तो आप कहोगे
कि 2:6 को 1:3 लिख सकते हैं भैया, और इसको 2:2 को 1:1 लिख सकते हैं भैया, तो 2:4 को 1:2 लिख सकते हैं भैया, सिंपल रेशियो ले लिया। 6:6 को 1:1 लिख सकते हैं भैया। तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर 1:3 लिखोगे तो ये तो CH3 हो गया, अगर 1:1 लोगे तो ये तो CH हो गया, बोलो 1:2 लोगे तो ये तो CH2 हो गया, 1:1 लोगे तो CH हो गया। तो ये जो फॉर्म है इसी को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही इसका क्या है बेटा? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाइल इन केस ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला हम जो कंपाउंड्स हैं उनको हम सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और टाइप ऑफ फार्मूला मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर हमारे सिलेबस में है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें हम किसी भी एटम एलिमेंट के एटम को एक्चुअल रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इसी में एक नोट्स बना के लिखोगे। अगर किसी कंपाउंड में हम बात करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है और कंपाउंड है, अगर दो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, इफ अ मॉलिक्यूल contain sorry if a molecule is contain two different element, then this form of molecule is called बाइनरी कंपाउंड। इसको बाइनरी कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे H2O है, H2S है, बोलो NaCl है, ये सब क्या है? बाइनरी कंपाउंड है, जिनमें दो अलग अलग तरह के क्या है बेटा? एलिमेंट्स है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? बोलिए भाई। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला मैं स्टेप बताऊंगा, आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, पहले इस पे देखते हैं। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए पहले तो नेम पता होना चाहिए, नेम ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए। पहले तो नेम पता होना चाहिए, ये याद रखना, लिख लेना आप अपनी कॉपी में। दूसरा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए, या मास ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए, या रेशियो ऑफ एलिमेंट्स पता होना चाहिए। आप ध्यान से सुनेंगे, या तो मास पता हो, परसेंटेज मास पता हो, या रेशियो पता हो। कैसे? जैसे अगर हम लोग कहें कि कार्बन एंड ऑक्सीजन है, एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ masses of
carbon and oxygen is 3:8, and their atomic mass and their atomic mass is 12 and 16 respectively. respectively है ना, in a molecule, in a molecule, in a molecule of carbon dioxide, of carbon dioxide, ये भी याद रखना, एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो पूछा जाए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CO2। सॉल्व करते हैं भैया इसको। देखो पहली बात तो ऐसे एक लिस्ट बनाओ, चार्ट बनाओ, एलिमेंट्स लिखो, यहाँ पे रेशियो लिखो बाई मास, यहाँ पे एटॉमिक मास लिख लो, यहाँ पे मास रेशियो लिखो, यहाँ पे सिंपल रेशियो लिखो। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन के लिए आपको यूज करना होगा। अब देखो पहले एलिमेंट कौन है, कार्बन है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे रेशियो क्या है 3:8, तो इसका कितना है 3, इसका कितना है 8। अब यहाँ पे क्या करोगे, इनका एटॉमिक मास कितना है 12, यहाँ कितना है 16, ये एटॉमिक यू में होगा। अब देखो अगर मास रेशियो हमको निकालना है तो देखो बेटा 3/12 कर ले, ये मोल्स रेशियो लिखो ज्यादा सही रहेगा, मोल्स रेशियो भी लिख सकते हो। तो देखो 3/12 करें, क्यों, क्योंकि 3 इसका मास परसेंटेज है और इसका एटॉमिक मास कितना 12, और यहाँ पे कितना दिया है 8 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 16। अगर इसको सॉल्व करते हो तो ये 0.25 आता है, और अगर इसको सॉल्व करते हो तो बेटा ये 0.50 आता है। अब देखो इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए 0.25 डिवाइडेड बाई 0.50 कर दूं, ये दोनों कैंसिल करोगे 1/2, या हम इसको 1:2 रेशियो कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि रेशियो ऑफ एटम्स, आप कह सकते हो बेटा कि रेशियो ऑफ एटम्स in CO2 is 1:2। किसका रेशियो बेटा, कार्बन इज टू ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तरीके हैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, कार्बन कितना है 1 लिखो, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 लिखो। CO2 हो गया कि नहीं हो गया, ये रहा मॉलिक्यूलर। और भी आप क्वेश्चंस इस तरीके से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कंसेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए आगे बढ़े। चलो बेटा अब हम लोग बात करेंगे कि राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूले के बारे में। केमिकल फॉर्मूला, राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूले की मैं बात करूं ऑफ कंपाउंड, तो आपको मालूम है किसी किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड को, अगर हमें कंपाउंड के फॉर्मूले को लिखने हैं तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला अगर लिखना है तो हमें उस कंपाउंड का नाम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा, नाम पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दूसरी बात हम ये भी जानते हैं कि जो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है दैट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कंपाउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो
एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को हम कैसे लिखें, तो इसका सबसे पहले चीज है कि हमको पता होना चाहिए नेम ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया? नेम ऑफ कंपाउंड पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेम ऑफ कंपाउंड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, या नेम ऑफ सब्सटेंस पता होना चाहिए भाई, नेम ऑफ सब्सटेंस पता होना चाहिए। अगर नेम ऑफ सब्सटेंस आपको नहीं पता है, दैट मीन्स आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो। दूसरी बात हमको पता होना चाहिए क्या? द नेम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन सब्सटेंस। क्या पता होना चाहिए? नेम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सब्सटेंस पता होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स है सब्सटेंस में प्रेजेंट, वो भी हमको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो हम फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पता होना चाहिए हमें सारे एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए बेटा रिलेटिव मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन कंपाउंड। क्या पता होना चाहिए? रिलेटिव मास ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके रिलेटिव मास अगर नहीं आपको पता होगा तब भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हमको जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि इट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब जो रिलेटिव मास है वो सब्सटेंस का क्या पता होना चाहिए भैया कि 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करे। मतलब लिख लो इट रिप्रेजेंट्स क्या बेटा? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का 1 मोल रिप्रेजेंट करे। ये तो रहा इंफॉर्मेशन। नेम ऑफ कंपाउंड या नेम ऑफ सब्सटेंस पता होना चाहिए, वेरियस एलिमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद रिलेटिव मास पता होना चाहिए, उसके बाद उनके 1 मोल सब्सटेंस की इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? उनके सिंबल्स पते होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सिंबल्स पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा? वैलेंसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलेंसी। तो हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास गिवन होगा, सिंबल भी हम लगभग पीछे की क्लासेस में जान चुके हैं। तो अभी के जो सेशन में हमें सीखना है वो हम लोग को सीखना है कि बैलेंसी क्या होती है, क्योंकि बैलेंसी के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर हम बैलेंसी की बात करें तो बैलेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें याद रखना होगा। इसी को हम कई जगह पे एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, या हम इसी को कई जगह पे बैलेंस फैक्टर भी कहते हैं। तो आप लोग ऐसे समझोगे कि बैलेंसी बेसिकली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और gain by an atom to complete the nearest the nearest inert gas configuration, और ऐसे भी बोलते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऐसा भी बोलते हैं। मतलब अपने ऑक्टेट को भी कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन और क्या करता है बेटा, लूज करता है, उसको हम बैलेंसी बोलते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि बैलेंसी क्या होती है। इसके अलावा बैलेंसी की एक ओल्ड डेफिनेशन है, बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ क्या बेटा, एनी एलिमेंट।
बाद में ये सब चीजें फेल हो गई। एग्जैक्टली जो सबसे लेटेस्ट डेफिनेशन है यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट द नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, या अचीव्ड भी बोलते हैं, ACHIEVD, अचीव्ड द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मतलब इनर्ट को हम नोबल भी बोल देते हैं, परेशान नहीं होना। अब नोबल गैसेस कौन कौन है, पहले मैं उनका लिस्ट बता देता हूँ। नोबल नोबल गैस की अगर मैं बात करूं तो एक तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन होता है, आरएन होता है। देखो हीलियम की जो एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका 10, इसका 18, 36, 54 और 86। मतलब हर एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन इसीलिए करते हैं ताकि इन कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे बैलेंसीज ऑफ पॉजिटिव आयन। क्या बात करेंगे बेटा? एग्जाम्पल में हम लोग बात करेंगे क्या बेटा? वैलेंसीज ऑफ पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयंस बहुत सारे हैं, हम लोग वन बाय वन देख सकते हैं। जैसा हाइड्रोजन है, H प्लस लिखते हैं। उसके अलावा सोडियम है, Na प्लस लिखते हैं। पोटेशियम है, Na प्लस लिखते हैं। बोलिए। उसके अलावा सिल्वर है जिसको हम Ag प्लस लिखते हैं। इसके अलावा कॉपर है जिसको हम Cu प्लस लिखते हैं। इसके अलावा गोल्ड है जिसको हम Au लिखते हैं प्लस। तो उसके अलावा अमोनियम है, NH4 प्लस लिखते हैं। इसके अलावा बेरियम है भैया, बेरियम जिसको Ba2 प्लस लिखते हैं। इसके अलावा कैल्शियम है जिसको Ca2 प्लस, मैग्नीशियम Mg2 प्लस, जिंक 2 प्लस, समझ में आ रहा है नहीं? कोबाल्ट है CO2 प्लस। इसके अलावा कॉपर को भी अगेन हम Cu2 प्लस भी लिख सकते हैं। आयरन को हम Fe2 प्लस लिख सकते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट दिख रहे हैं। ये जितने दिख रहे हैं इनकी वैलेंसी +1 है, और ये जितने दिख रहे हैं इसको छोड़ के भाई इन सबके +2 में। आपको याद होना चाहिए +1 एंड +2 में। बात समझ आ रही नहीं है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आप लिख सकते हो क्या? सोडियम Na प्लस, बोलो सोडियम, लिथियम, लिथियम, या मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, बोलिए पोटेशियम प्लस, यहाँ H प्लस भी लिख लो, फिर रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, यहाँ लिख सकते हो बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रोंटियम 2 प्लस, बेरियम 2 प्लस। अब इनको लिख सकते हैं हलीना की रब से फरियाद, ना की रब से फरियाद, FR भी लिख सकते हो, फरियाद। इतना याद कर सकते हो। इसके अलावा आप लिखोगे गोल्ड Au प्लस, उसके अलावा कॉपर 1 प्लस, उसके बाद Ag प्लस। ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। आरे होता है रेडियम 2 प्लस, राजी। अब इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे जिंक 2 प्लस हो सकता है, कॉपर 2 प्लस हो सकता है, Fe2 प्लस हो सकता है, CO2 प्लस होता है, कोबाल्ट 2 प्लस जिसको बोलते हैं, जिंक 2 प्लस हो सकता है। तो आपने देखा 1 प्लस वाले, ये 2 प्लस वाले। अब इन सब की जो बैलेंसी होगी, प्लस वालों का 1 होगा, और इन दो वालों का सबकी जो बैलेंसी होगी वो बैलेंसी में बता देता हूँ कितना होगा, +2 होगा। अब +3 वाले भी होते हैं, जैसे आप कह सकते हो एल्यूमिनियम 3 प्लस। इसके अलावा कह सकते हो क्रोमियम Cr होता है, याद रखिएगा क्रोमियम Cr होता है, 3 प्लस में जा सकता है। आयरन
फिर से 3+ में भी जा सकता है और गोल्ड भी 3+ में जा सकता है। तो ये याद रखना, इन सब की बैलेंसी कितनी होगी बेटा, 3 होगी। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो आई होप ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा कि ये सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इसमें आप लोगों को? बोलिए, किसी बच्चों को किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? तो इतना आप लोग आज की क्लास में रिवाइज करोगे और ढंग से पढ़ोगे। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम नेगेटिव बैलेंसी और राइटिंग ऑफ द फॉर्मूले को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो भाई इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, चलो आज का सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय।